दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मेरी हेल्प हो सके। प्लीज़। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या अवध। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसी क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी उपभाषा को बोली है। देवनागरी लिपि को भी लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्राय पता नहीं क्या लिखा हुआ है जो मीठा हुआ है इसमें। नागर, देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। ब्राह्मी को उत्तरी शैली से 4-5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि तथा 6ठी शताब्दी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। इसी को रिपीट करते हैं। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्राय नागरी, नागर, देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे का है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली के 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ। विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। बोली विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्र लिपि से ब्राह्मी को व्युत्पन्न मानते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प सी वैदिक आर्यों के अंतर्गत आर्यों के से संगत उत्तर है। देवनागरी लिपि की विशेषता वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसके वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं, अंत में संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रैश, गय और श आते हैं। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? भोजपुर है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर है। यह विस्तार का एक छोटा इलाका है। इसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया तथा बनारस में बोली जाती है। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकलती हैं? ब्राह्मी से निकलती हैं। भारत की ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत से
दाएं से बाएं लिखी जाने वाली ख्रोष्टी लिपि तथा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्रह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें ख्रोष्टी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित पंजाब कश्मीर था। किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। नागरी लिपि वर्णनात्मक है। इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण समान है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। लिपि वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण हिंदू शब्द फारसी जो संस्कृत शब्द सिंधु गया जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंद शब्द में विशेषणार्थ प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में कै लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना है। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा को आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे सभी वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में बोलियां आती हैं 17। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। कोरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। हिंदी भाषा की आदि जननी है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट गुजरती हुई प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्ध हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 6000 भाषाओं में से एक है। दुनिया में अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी भी एक है। अतः विकल्प बी सही है। 6000 संगत उत्तर होगा। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? देवनागरी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी से ब्रह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात राज्य में मिलता है और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी का एक शिलालेख में मिलता है। भारत का संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा का प्रयोग तात्पर्य अभिधामूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द को सुनते तथा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। सही कालक्रम है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित
3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, संस्कृत भाषा अथवा लौकिक संस्कृत 8000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, पाली प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक आर्य भाषा 1000 से अब तक। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि का परिषद की स्थापना 1975 में नई दिल्ली में की गई है। नंदी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी की लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। मागवाचार्य की कुछ पांडुलिपियां नंदी नागरी में हैं। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुर के नाम पर। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुरी गांव के आधार पर पड़ा है। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा शाहबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपनी पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा खस तथा पैशाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा को। ब्रजभाषा को राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा को कहा गया है पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई हैं। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं, भाषाओं के नहीं। पृथ्वीराज रासो में की रचना डिंगल में की गई है। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान की भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा, पूर्वी हिंदी की बोली तथा छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाही तथा लहरिया है। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक और आर्थिक। वैज्ञानिक अध्ययन करता है।
भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें क वर्ग, ख वर्ग तथा ग वर्ग क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्ताव के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई थी। 1937 में वर्धा में अलिखित अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी जी की। 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी राजभाषा है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343-351 तक राजभाषा का संविधान से प्रावधान किया गया। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं शती से ईस्वी पूर्व से विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। अक्षर तथा सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है? किस समिति के द्वारा किया गया है? देवनागरी समिति के द्वारा। देवनागरी समिति के द्वारा किया गया है। देवनागरी सुधार समिति। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति ने अक्षर पर सिरोरेखा लगाने की सलाह दी। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसने स्वीकार किया गया है? किसे स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अतः विकल्प ए देवनागरी लिपि संगत उत्तर है। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता। मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में केवल ए को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध हैं। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया गया है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं: स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, सुंदर और सुसंगठित लिखावट, सिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण। देवनागरी लिपि वर्णनात्मक है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है। शेष विकल्पों में अन्य कथन गलत है। राजस्थान हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। मेवाती का एक मिश्रित उपबोली अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से भी जाना जाता है: जयपुरी बोली, झाड़साई बोली, अहीरवाटी बोली, काई कुई की बोली। नहीं, अहीरवाटी बोली बोला जाता है ढूंढाड़ी बोली को। ढूंढाड़ी बोली को अहीरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि अहीरवाटी बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है।
विकल्पों के अन्य कथन सत्य हैं। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण से जयपुर को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तोरावटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती जयपुर की उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी बोली को जयपुर बोली, झाड़साई बोली, कई कुई की बोली के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता, अहिरवाटी के नाम से नहीं जाना जाता, बाकी जयपुरी, झाड़साई और कई कुई की बोली के नाम से जाना जाता है। जयपुर बोली किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग, अजमेर और मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिले में बोली जाती है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। रायपुर, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवासा, उज्जैन मालवी बोली का क्षेत्र है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा या मालव नाम से प्रसिद्ध रहा है, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सोंडवाड़ी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। इनमें शब्द से के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है। लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा, कापड़ा। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों में मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन शामिल है। बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। गुजराती। बागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली गुजराती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन गलत हैं। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर प्लस ता, गुजरता, गुजरात। गुजराती भाषा की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तु गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं लगती है। ब्रजभाषा सोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां मांझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? किस बोली के सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली के। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट। शेष विकल्प गलत हैं। खड़ी बोली का विकास सोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। कोरवी शब्द का प्रयोग राहुल सांस्कृत्यायन ने किया। बिप्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। बिप्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली कोरवी का क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद है। हरियाणवी या बांगरू भी सोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। ली वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह ली है। शेष विकल्पों के उत्तर सही हैं। ख, ल, अड़ और ड देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित किए जाने वाले लिपि चिन्ह हैं। वैज्ञानिकों और तकनीकी शब्दावलियों का आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ
निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 में किया गया था। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को परिभाषित करना, परिभाषिक शब्दकोश तथा विश्वकोश तैयार करना आदि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। शेष विकल्पों के अन्य कथन सही हैं। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व, सामान्यतः तत्व समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज़ हेल्प मी।